गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आदर्श स्वीट्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारी कल की क्लास में कल हमारी पॉलिटी की पहली क्लास थी, जिसमें हमने शुरुआत में अनुसूची से शुरू किया है। क्या शुरू किया है? अनुसूची से, जिसमें हमने 6 अनुसूची तक उस क्लास में बता दिया था, यानी अनुसूची 1 से लेकर 6 तक बता दिया था। हम कल बताए थे 1 में हमारा क्या है, तो 1 में हमारा भारत राज्यों का संघ है, यानी 1 में क्या कहा गया है, तो संघ कहा गया है। 2 में हमारा क्या है? 2 में हमारा वेतन है। 2 में क्या है? 2 में वेतन है। 3 में हमारा क्या था? तो 3 में हमारा था शपथ। 3 में हमारा क्या था? 3 में हमारा शपथ था। और 4 में, तो 4 में हमारा राज्यसभा। और 5 में SC और ST, यानी ये जो SC ST का विशेष प्रावधान दिया गया है, तो हमारा किस में दिया गया है? तो वह हमारा 5 में दिए गए हैं। और आगे हम 6 बताए थे। 6 में हमारे पूर्वोत्तर राज्य हो गए। 6 में क्या थे? पूर्वोत्तर राज्य थे। पूर्वोत्तर राज्य थे। इन सबको हमने कल की क्लास में बता दिया था। अब हमारे इसके आगे चलेंगे, यानी आज हम 7 को पढ़ेंगे। अब इसे हम कल बता दिए थे, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आज की क्लास में देखते हैं। तो आज की क्लास में हम अब आगे चल रहे हैं। अनुसूची 6 तक हमने बता दिया था। आज अनुसूची 7 बताना है। कितना बताना है? 7 बताना है। अनुसूची 7 में क्या किया गया है? अनुसूची 7 में इतना बड़ा है, उसको अकेले चलाना तो पॉसिबल नहीं है, यानी अकेले नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए हमारे अब राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, मतलब हर राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। पूरे देश को तो एक प्रधानमंत्री हैं, इस समय मोदी जी हैं। अब मोदी जी चाहे पूरे भारत को अकेले चलाएं तो नहीं चला सकते हैं, इसलिए हर राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। अब केंद्र और राज्य में कुछ शक्तियां केंद्र जो है राज्य को दे रखा है, यानी कुछ शक्तियां राज्य के मुख्यमंत्री को दे रखा है। भैया तुम ये करो, यानी तुम इस राज्य के मुख्यमंत्री हो, तुम लॉ एंड ऑर्डर संभालो, तुम ये करो, तुम साफ सफाई पे ध्यान दो। कुछ शक्तियां जो है मुख्यमंत्री को दे रखा है। तो 7 में यही बताया गया है। 7 में हमें क्या बताया गया है? तो 7 में हमें शक्ति का विभाजन बताया गया है। शक्ति का विभाजन। लेकिन अब 7 में क्या बताया गया? 7 में शक्ति का विभाजन बताया गया है, जिसमें केंद्र कुछ शक्तियां जो है किसको दे रखा है? तो केंद्र कुछ शक्तियां जो है राज्य को दे रखा है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी शक्ति केंद्र राज्य को दे रखा है, कौन कौन सी शक्ति अपने पास रखा है। तो सबसे पहले हम केंद्र की देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किसकी? केंद्र की देख लेते हैं। अब केंद्र जो है
अपने पास एक बैंक रखा है, बैंक, दूसरी सेना, डाकघर। अब ये जो बैंक हो गया, यदि केंद्र अपने पास न रखता तो हर राज्य के अलग अलग नोट आने लगते हैं, यानी हर मुख्यमंत्री क्या करते हैं, अपनी अलग अलग नोट बनवाने लगते हैं। तो इससे बहुत सारी परेशानियाँ होती, यानी हम एक राज्य से दूसरे राज्य जाते वहाँ हमारा पैसा चलता ही नहीं। इसलिए केंद्र क्या किया है, बैंक को अपने पास रखा है, तभी तो हमारे पूरे भारत में रुपए चल रहा है, यानी हमारा पैसा हमारे पूरे इंडिया में चल रहा है। तो बैंक किसके पास है, तो बैंक जो है केंद्र के पास है। उसी तरह सेना है, अब सेना भी केंद्र के पास है, यानी जो हमारी फोर्सें हैं, जैसे आर्मी हो गई, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सारी जो फोर्सें हैं, आगे जो है पंजाब रेजिमेंट, मतलब तमाम सारी हैं। अब इस समय तो सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है अहिर रेजिमेंट की, पता नहीं सरकार क्यों नहीं बना रही है। तमाम सारी जो है बहादुरी की कहानियाँ इतिहास में गवाह हैं, जिसमें अगर मोर्चा थामा है तो यादवों ने थामा है, लेकिन सरकार बनाएगी। अब कब बनाएगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बनाएगी। सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, तो उसको छोड़ते हैं, राजनीति की तरफ नहीं, हम इधर देखते हैं। अब सेना को, यदि सेना हर राज्य की अलग अलग सेना होती तो यही होता कि फला जगह, मतलब मान लीजिए यूपी में दूसरे की सरकार है, यानी यूपी का मुख्यमंत्री कोई और है, बिहार का मुख्यमंत्री कोई और है, दूसरी पार्टी क्या है, यूपी का मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी क्या है, दिल्ली का मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी क्या है। तो अब राज्य की सेना होती तो क्या करते, अपनी सेना को भेजते ही नहीं, लड़ाई में अपनी सेना को नहीं भेजते, तो इससे बहुत सारी परेशानियां होती। अब केंद्र के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास है। अब केंद्र सरकार तो एक ही है पूरे भारत में, इसलिए सेना को कौन रखा है, तो सेना को अपने पास केंद्र रखा है। उसी तरह डाकघर हो गया, यानी डाक विभाग भी उसी तरह हो गया। डाक विभाग भी किसके पास है, तो डाक विभाग भी केंद्र के पास है। और अंतरिक्ष व्यवस्थाएं, अंतरिक्ष व्यवस्थाएं जो हैं, अगला हो गया अंतरिक्ष व्यवस्थाएं। अगला क्या हो गया, अंतरिक्ष व्यवस्थाएं। यह जो अंतरिक्ष व्यवस्था, यह किसके पास है, तो यह भी जो है केंद्र के पास है, यानी जो हमारे वायुयान व्यवस्थाएं हैं, एयरपोर्ट जैसी ये सब व्यवस्थाएं किसकी हैं, तो वह अंतरिक्ष व्यवस्थाएं जो है वो भी केंद्र की हैं। दूसरा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट भी, यानी अब एयरपोर्ट भी केंद्र के पास है। और जो हमारे वायुयान प्लेन हैं, A-35 हैं, रॉकेट हैं, ये सब भी केंद्र के पास हैं। उसके बाद हम देखते हैं राज्य के पास, यानी राज्य के पास क्या है। अब कुछ व्यवस्थाएं तो राज्य को दे रखा है छोटी छोटी, लो भैया तुम भी इसको चलाओ। राज्य को क्या मिला है, कुछ व्यवस्थाएं राज्य को मिली हैं। राज्य को पहले तो पहला हो गया, मान लीजिए पुलिस, क्या हो गया, पुलिस। उसके बाद साफ सफाई,
सफाई, यानी जो मेन व्यवस्थाएं हैं वो केंद्र अपने पास रखा है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो राज्य को दे रखा है। जेल राज्य को दे रखा है, यानी तुम अपने राज्य के अपराधी को अपने पास रखो। अब पुलिस सेना जो है वह केंद्र की है, लेकिन जो पुलिस है वह राज्य की है। उसी तरह दूसरी साफ सफाई हो गई, जेल हो गई। अब एक क्या है, शिक्षा। शिक्षा किसके पास है? तो शिक्षा हमारी दोनों के पास है। शिक्षक को मैनेज दोनों करते हैं, यानी राज्य और केंद्र। शिक्षा व्यवस्था को कौन कौन देखता है? तो शिक्षा व्यवस्था को राज्य और केंद्र दोनों देखते हैं। अब हो गया शक्तियों का विभाजन, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी केंद्र पूरे देश को चलाने के लिए हर राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री, हर राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें केंद्र अपनी कुछ शक्तियां, यानी जो देश की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सारी शक्तियां हैं, लेकिन जिससे कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो, कोई समस्या ना हो, वो शक्तियां क्या किया है? राज्य को दे रखा है। तो ये तो हम बता दिए केंद्र की शक्तियां और ये राज्य की शक्तियां। शिक्षा और यूनिवर्सिटी, जैसे शिक्षा व्यवस्था हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब किसके पास हैं? ये सब राज्य और केंद्र दोनों के पास हैं। अब इसके बाद क्या होता है? ये हमारी राज्य की हो गई, ये केंद्र की हो गई, ये समवर्ती हो गई, यानी दोनों के पास है तो सेम समवर्ती। अब एक अवशिष्ट पेज। अब जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें क्या किया गया? एक अवशिष्ट पेज छोड़ दिया गया, यानी इसके बाद जैसे जैसे अब हमारा देश तो काफ़ी समय पहले जब आज़ाद हुआ था तो इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी, इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उसमें क्या किया गया है? एक अवशिष्ट पेज यानी खाली पेज को जब बाबा भीमराव अंबेडकर बना रहे थे, यानी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत कम चीज़ें थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इतना बढ़िया संविधान बनाया, हमारे हर मौलिक कर्तव्यों को देखते हुए उन्होंने इतना बढ़िया से संविधान बनाया। और इसमें उन्होंने अनुसूची में क्या किया? कुछ राज्य जब शक्ति का विभाजन कर रहे थे तो राज्य को हो गया, केंद्र के हो गए और राज्य के हो गए, ये समवर्ती हो गए, यानी शिक्षा व्यवस्थाएं दोनों देखते हैं। उसके बाद एक अवशिष्ट पेज यानी एक खाली पेज भी लगा गए कि इसके बाद जैसे जैसे क्या बोले? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, ये जो हम जैसे हम डिजिटल पढ़ा रहे हैं, यानी हमारी क्लास यहां जब तक है तब तक किसमें है? तब तक समवर्ती में है। जैसे ही YouTube पे अपलोड होगी तो वह किस में आ जाएगी? अवशिष्ट सूची में, यानी जो खाली पेज है इसमें। ये हमारा फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यानी जितनी तमाम नई नई चीज़ें आ रही हैं वह किस में ऐड हो रही हैं? तो वह हमारी अवशिष्ट सूची में ऐड हो रही हैं। ये तो हमारी अनुसूची 7 हो गई। अब हम अगली अनुसूची देखेंगे, तो अगली अनुसूची हमारी अनुसूची 8 हो गई। 8 में क्या कहा गया है? अनुसूची 8 में हमारा भाषा है, यानी अब भारत में तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में भाषा है। वर्तमान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं।
22 कितनी है, वर्तमान में है। और इसके पहले हमारी कितनी भाषाएं थी, पहले हमारी 14 भाषा थी। कितनी थी, 14 थी। ये तो हमारी हो गई वर्तमान, और ये हमारे पहले की हो गई। अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख किया गया है। अब अनुसूची 9 देखते हैं। 9 में क्या कहा गया है, 9 में हमारा भूमि सुधार है। यानी अनुसूची 9 में क्या है, अनुसूची 9 में भूमि सुधार है। अनुसूची 9 क्या है, अनुसूची 9 में हमारा भूमि सुधार है। यानी अनुसूची 9 में जो जमींदारी व्यवस्थाएं थी, पहले जो जमींदार होते थे उसको खत्म किया गया है। और इस अनुसूची 9 में ही पहला संशोधन हमें मिलता है जो 1950 में किया गया था। 1950 में यही किया गया था, जब जमींदारी व्यवस्थाएं खत्म होगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो पहले के जो जमींदार थे वो जब जमींदारी व्यवस्थाएं खत्म की जा रही थी, जो पहले के बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जब उनकी जमींदारी व्यवस्थाएं वो क्या करते थे कि अपने राज्य में जो जमीनें थी वो मजदूरों के द्वारा यानी सबको दिए रहते थे और उनसे लगान वसूलते थे। तमाम सारी यही जमींदारी सुविधाएं कर के रूप में बहुत समस्याएं खड़ी होती थी हमारे देश के आम नागरिकों को। तो उसको जमींदारी व्यवस्थाएं जब किस में खत्म की गई है, जमींदारी का उल्लेख हमें अनुसूची 9 में मिलता है। इसमें क्या किया गया है कि जमींदारी व्यवस्थाएं खत्म की गई है। और इसी में हमें पहला संशोधन मिलता है। पहला संशोधन जो 1950 में किया गया। इसमें क्या कहा, संशोधन करके क्या किया गया है, तो इसमें यही किया गया है कि जो हमारी अनुसूची 9 में भूमि सुधार व्यवस्थाएं हैं, जब उसमें जमींदारी खत्म की गई तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी जब जमींदारी खत्म की जा रही थी तो जो राजा महाराजा थे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। ये तो हमारी 9 हो गई। अब हमें देखना है हमारी अगली अनुसूची क्या है। तो हमारी अगली अनुसूची है 10। अब देखते हैं 10 में क्या कहा गया है। 10 में दल बदल कानून। 10 में क्या है, दल दल बदल कानून। अब इसमें क्या होता है, पहले ऐसा होता था कि जैसे हम जीत गए, अब राज्य के जो नेता होते थे, जैसे विधायक होते थे, वो जीतने के बाद क्या करते थे, जो पार्टी हारती थी वो अगले को 100 को खरीद ली, 20 को खरीद ली। मतलब वो अलग सिंबल पे लड़े, अलग सिंबल पे जीते। लेकिन 1985 के पहले यानी राजीव गांधी के समय के पहले में यह संशोधन लाया गया। यह संशोधन कैसा संशोधन था, यह हमारा 52वां संशोधन था, यानी 52। कैसा था, 52। 52। इसमें ये कब लाया गया, तो 1985 यानी राजीव गांधी के समय में यह लाया गया। कब लाया गया, 1985 में।
1985 में राजीव गांधी ने इस कानून को पास करवाया था। तो पहले क्या होता था, कोई किसी सिंबल पे लड़ता था और जीतने के बाद वो जो पार्टी हार रही होती थी या पैसे के बल पर, किसी के बल पर खरीद लेती थी। लेकिन जब यह दल बदल कानून लाया गया तो इसमें क्या होता है, यदि आप जीतते हैं और किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो जिस पार्टी से आप लड़े रहेंगे, जीते रहेंगे, वो आपकी सदस्यता खत्म कर सकती है, यानी आपको बर्खास्त कर सकती है। नहीं तो पहले पता चला जीते दूसरी पार्टी से, उसके बाद पैसा पा गए, चले गए दूसरी पार्टी में। तो इसलिए ये दल बदल कानून का उल्लेख अनुसूची 10 में किया गया है। इसमें संशोधन, कैसा संशोधन हुआ था, 52वां संशोधन हुआ था। और कब हुआ था, तो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था, जो 1985 में। अब इसके बाद हमारा है अगला कौन सा है, तो अगला हमारा 11 है। इसमें क्या कहा गया है, तो 11 में हमें पंचायत यानी जो पंचायत का उल्लेख किसमें किया गया है, तो पंचायत का उल्लेख हमारा 11 में किया गया है। अब इसमें भी एक संशोधन मिलता है, 73वां संशोधन। इसमें कौन सा संशोधन मिलता है, तो पहले पंचायत व्यवस्थाएं जो थी वो काफ़ी ज़्यादा समस्या, यानी राज्य जब अपनी कोई सुविधा देता है तो इसी माध्यम से देता है। पहले वो राज्य से विधायक के पास जाएगी, विधायक से जिला पंचायत, फिर मुखिया के पास जाती है। यानी पंचायत गांव का विकास करने के लिए, यानी गांव को आगे लाने के लिए, उसमें सारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कौन सा है, तो सारी सुविधा, सुख सुविधा पहुंचाने के लिए गांव में हमारा जो है अनुसूची 11 में जो है पंचायत है। इसमें 73वां संशोधन किया गया। तो 73वां संशोधन हमारा कब किया गया, 73वां संशोधन हमारा 1993 में। कब किया गया, 1993 में। अब इसमें क्या होता है कि 1993 जैसे एक ग्राम पंचायत और एक मुखिया, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में तो ग्राम पंचायत व्यवस्था है, लेकिन अभी बिहार में यहाँ मुखिया, यानी 5, 6, 7 गांव मिला के एक मुखिया होता है। यानी 6000 के समथिंग लग जो है वहाँ एक मुखिया होता है। यहाँ एक गांव का, यहाँ तो लगभग शायद 2000 है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में तो क्या पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रधान पाए जाते हैं। और यह एक मुखिया, प्रधान और मुखिया में दोनों दो होते हैं, अंतर होता है। जो एक गांव का है वह क्या है, ग्राम प्रधान है। जो 6, 7, 8 गांव का मिलाकर एक होता है उसे मुखिया होता है। जो लगभग अब यहाँ तो नहीं है, बिहार में हैं। अभी बिहार में कैसी सुविधा है, वहाँ मुखिया हैं। अब कोई काम होगा गांव का विकास करने के लिए, अब कोई चीज़ें होंगी उसमें, अब गांव का खड़ंजा उखड़ गया है, अब उसे ठीक कराने के लिए हम विधायक के पास तो जाएंगे नहीं। विधायक के पास जाएंगे तो ऐसे भी नहीं पहुंच पाएंगे। जो लगातार 2-3 बार प्रधान हो जाता है उसके पास तो हम जा ही नहीं पाते हैं। अगर जाते भी हैं तो यही कहते हैं, प्रधान जी फला जगह का खड़ंजा उखड़ गया है, जरा देख लीजिए। तो उसी तरह होता है। अब विधायक के पास जाएंगे, विधायक कहेगा ओए हटाओ पहले इसे, यानी विधायक के पास जाएंगे तो उसका गार्ड ही रोक लेगा हमें। जब प्रधान के
पास जाने में हमें बहुत कुछ संकोच लगता है, यानी प्रधान हमारी बातों को उतने अच्छे से नहीं सुनता है। जीतने के बाद, जीतने के पहले तो पैर छूते फिरते हैं, दिन में 10 बार मिलो तो 10 बार नमस्ते करेंगे, लेकिन जीतने के बाद जब हमारी प्रधान नहीं सुनते हैं तो जीतने के बाद विधायक क्या सुनेगा। इसलिए गांव का विकास करने के लिए तो हमारा प्रधान है। अब जो छोटी मोटी समस्याएं होंगी, खैर सब जाते हैं और सुनते भी हैं, क्योंकि उन्हें अगला भी चुनाव लड़ना होता है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं सुनते जितना अच्छा से सुनना चाहिए। जब चुनाव नज़दीक होता है तभी वे बहुत आसानी से सुनते हैं, जो कहते तो तुरंत शाम को आप 1 बार फ़ोन करो, वो दिन में आपको 3 बार फ़ोन करेंगे, लेकिन बशर्ते सर पे क्या होना चाहिए, तो सर पे चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव नहीं हुआ तो फिर आप लगाते रहिए, प्रधान जी आप कल आइए। एक सिग्नेचर के लिए प्रधान जी 3 से 4 बार दौड़ा देते हैं, आज नहीं अब कल आइए, आज हम जा रहे हैं, तैयार हैं। अरे सिग्नेचर करने में भाई कितना समय जाता है, 10 से 5 मिनट क्या 2 मिनट जाता है। आप मत 2 मिनट में पढ़िए, मत चाय नाश्ता मत बैठिए, तुरंत करिए और उसका काम आगे बढ़ाइए, लेकिन नहीं होता है हमारे यहाँ। तो अब विधायक के पास ये प्रधान की इतनी बड़ी 2 बार जीत गए, 3 बार इतना रुतबा हो जाता है, वो नहीं सुनते हैं, तो विधायक क्या सुनेगा। विधायक के पास और सब हाथ जोड़े हुए जाते हैं, सर जी, वो कहता है चलो जाइए अभी हम खाली नहीं हैं, या तो उनका पीए या उनका गार्ड बोलता है सर अभी बिजी हैं, आप नहीं मिल सकते, आप कई दिन तक आते जाते रहिए, पैर का चप्पड़ जो है घिस जाएगा, पैर में पहनने जाने वाला स्लीपर आपका टूट जाएगा। लेकिन विधायक जी से मिलना इतना आसान नहीं होता है। आपको विधायक जी तभी नजर आएंगे जब आपके यहाँ चुनाव होगा। जैसे ही वोट पड़ी, विधायक जी जीते, उसके बाद पहले विधायक जी आपको हेरेंगे, उसके बाद आप विधायक जी को हेरते फिरिए। उसी तरह जो शहरी, अब अनुसूची 12 को हम देख लेते हैं। 12 ये तो हमारे गांव की व्यवस्था, ग्राम पंचायत की व्यवस्था हो गई। अब जो शहर हैं, जिसे हम टाउन एरिया घोषित कर दिए हैं, जो इस शहर हो गए हैं, अब उसमें भी तो विधायक, जिसे नगर निगम होता है, इसमें क्या है, नगर निगम है, नगर निगम। इस अनुसूची 12 में क्या है, तो अनुसूची 12 में नगर निगम है। इसमें भी वही होता है, यानी आपके गली के नाली का ढक्कन खुल गया है तो आप हर एक नगर पंचायत होता है, यानी फला वार्ड संख्या का नगर पंचायत। छोटे छोटे विधायक जैसे वहाँ ग्राम प्रधान हो गए, उसी तरह नगर पालिका द्वारा इनका चुनाव कराया जाता है, इसमें भी होते हैं। तो हमारी जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उसे हम वार्ड के जो सदस्य रहेंगे नगर पंचायत के, उनसे कहेंगे। तो अनुसूची 12 में क्या कहा गया है, तो अनुसूची 12 में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। ये हमारी टोटल 12 अनुसूची खत्म हो गई, जिसको 6 को हमने पहले ही पढ़ लिया था। आज 2 मिनट में तो रिपीट कर दिया हूँ, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ने के लिए हमें आप लोगों को पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा हमारी, उसमें देख सकते हैं। ये तो हमारी कौन सी हो गई, नगर निगम, यानी टोटल 12 खत्म हो गई। हमारे संविधान में कितनी अनुसूची हैं, 12 हैं, जिसको हम 6 को कल पढ़ लिए थे, 6 आज पढ़ लिए। तब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम मिलेंगे अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में।